हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हमारी सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की क्लास नंबर रहने वाली है 4th। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप जाकर देख सकते हैं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 चैनल पर, यानी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर आपको प्रीवियस क्लासेस देख लेनी है, सीक्वेंस में क्लासेस को देखिएगा। अगर आपने सीक्वेंस में नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सेशन को आज के हम स्टार्ट करते हैं। क्लास एज यूजुअल आपकी बायलिंगुअल रहने वाली है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा और क्लास के जो नोट्स रहेंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके फंक्शंस यानी कार्य क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है किस तरीके के नजर आते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं फंक्शंस का मतलब क्या है। देखिए आपके यानी कार्य करना, यानी जैसे आपका इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पौधे क्या करते हैं, उनको अपटेक करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो पौधे के अंदर जाकर कोई ना कोई कार्य करेंगे। तो वो क्या कार्य करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन डेफिशिएंसी सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, यानी जब पौधे के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब वो पौधा क्या करता है, आपका डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हम तो बोल देते हैं मम्मी हमें भूख लगी है खाना दे दो, तो मम्मी आप लोगों को खाना दे देती है। लेकिन पौधे थोड़ी बोल पाते हैं। पौधे तो क्या है, आपके सिम्टम्स दिखाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं, मेरे बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हुई जिसकी वजह से क्या है मैं चश्मिश बन गया, यानी मुझे चश्मा चढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, आपका मेरी बॉडी ने क्या किया, यहां पर लक्षण दिखाए, सिम्टम्स दिखाए कि मेरी आंखें कमजोर होगी, जिसकी वजह से किसकी वजह से हुई, विटामिन ए की कमी की वजह से हुई। तो सेम इसी तरीके से प्लांट्स या पौधे भी क्या करते हैं, वो आपके कमी के लक्षण दिखाते हैं कि मेरे अंदर जो है इस न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, मुझे ये न्यूट्रिएंट दीजिए, ठीक है। तो पौधे भी क्या है आपके बोलते हैं, बस वो हमें सुना ही नहीं देता है, बट वो क्या है आपके इनडायरेक्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो एक तरीके से करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जहां पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इशारों में बातें की जाती है, वो होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पीडीएफ जैसा कि मैंने कहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप एग्रीकल्चर बाय अमन सर में आपको मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, या फिर इसी क्लास में आपको कुछ टाइम बाद जो है टेलीग्राम ग्रुप शो करने लगेगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलो तो अब जो है हम यहां पर बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ना पिछली क्लास को देखना तभी आपको ये समझ में आएगी। तो पिछली क्लास के अंदर हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन प्लांट्स, यानी पौधों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि पौधों के अंदर मोबिलिटी के आधार पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें 4 ग्रुप के अंदर रखा गया। हाईली मोबाइल, जिसके अंदर आपका एनपीके एंड मैग्नीशियम आ जाता है, और इसके कमी के लक्षण, यानी इसके कमी अगर पौधों के अंदर होती है, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो कहां पर दिखाई देते हैं, बताओ। बिल्कुल सही, पौधे की पुरानी पत्तियों पर, यानी ओल्डर लीव्स पर क्या है आपके कमी के लक्षण इनके दिखाई देते हैं। यानी ओल्डर लीव्स पर क्या है आपको कमी के लक्षण जो है इनके नजर आते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ओल्डर लीव्स पर क्या है इसके कमी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। देन मॉडरेटली मोबाइल, यानी मध्यम गतिशील, जिसके अंदर जिंक आ जाता है, जिसके कमी के लक्षण जो है आपको ओल्डर एंड न्यू लीव्स यानी दोनों पर क्या है आपको नजर आते हैं। ओल्डर एंड न्यू लीव्स दोनों पर आपको दिखाई देते हैं। देन लेस मोबाइल, यानी जिसके अंदर आपका सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसके कमी के लक्षण क्या है आपके न्यू लीव्स, यानी पौधे की नई पत्तियों पर क्या है आपको नजर आते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। देन इमोबाइल के अंदर कैल्शियम और बोरोन आ जाता है, जिसके कमी के लक्षण क्या है आपके एपिकल बड पर। कहां पर दिखाई देते हैं? एपिकल बड पर दिखाई देते हैं, या फिर कह लीजिए आपका ग्रोइंग टिप, ठीक है, ग्रोइंग टिप पर क्या है आपको नजर आते हैं। ये हमने क्या कर लिया, यहां पर रिवीजन कर लिया जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। आज के इस क्लास के अंदर हम जो है 6 न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस के बारे में और डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। वो आपका है CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में, और इसके अलावा प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बारे में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स, यानी मूल पोषक तत्व जो होते हैं, या फिर जिन्हें आपका संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी आपका जिन्हें कहा जाता है, स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट भी जिन्हें बोला जाता है, जिसके अंदर आपके 3
न्यूट्रिएंट आते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हो। पहला है आपका कार्बन, देन इसके अलावा आपका आ जाता है ऑक्सीजन और आपका आ जाता है हाइड्रोजन। अब इनके कमी के लक्षण जो है, हालांकि देखिए पौधे के अंदर जो है इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की कभी भी कमी नहीं होती है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो कभी आपके शो नहीं होते, यानी दिखाई नहीं देते हैं। बट हाँ कुछ कंडीशन के अंदर क्या है, कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए खेत के अंदर पानी भर गया, तो पानी भर जाता है तो पौधे को जनरली क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी पौधे की जड़ों को सांस नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो कंडीशन अलग है। हालांकि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में आपका कभी भी इन तीनों की कमी नहीं होती है पौधे के अंदर। बट इनके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, चलिए वो जानते हैं हम। अगर मैं बात करता हूं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये चीज मैंने आपको जब पहली क्लास ली थी प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में जब आपको पढ़ाया था, तब उस समय मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका एक प्लांट होता है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये आपका सोइल सरफेस हो चुका है और ये क्या है, हमने यहाँ पर एक प्लांट्स को बना दिया, ठीक है, ये आपका क्या है प्लांट हो चुका है। इस प्लांट का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो या फिर जो संरचना इस पौधे की आपको दिखाई दे रही है, जड़, तना, पत्ती या फिर आपका फूल वगैरह जो भी आपको यहां पर नजर आ रहा है, तो ये आपका इस कंप्लीट यानी इस पौधे के पूरे संरचना की अगर मैं बात करता हूं, तो इस पूरी संरचना के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 96% क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। यानी इस पौधे के अंदर कार्बन जो है आपका 45% कंट्रीब्यूशन इसका रहता है, हाइड्रोजन का जो है 6% कंट्रीब्यूशन रहता है, ऑक्सीजन का जो है आपका 45% जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरीके से ओवरऑल 96% क्या है, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है या संरचना होती है, उसमें 96% इन तीनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इनका फंक्शन या कार्य क्या हुआ, तो प्लांट का स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, नेक्स्ट चीज, ये पौधे को मिलते कहां से, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये पौधे को मिलता कहां से, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन पौधा कहां से लेता है, तो कार्बन जो है पौधा लेता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी एक गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर मिलती है, एयर के अंदर मिलती है, हवा में मिलती है आपकी, ठीक है, तो हवा से पौधा इनको लेता है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं, तो ऑक्सीजन जो है पौधा आपका कहां से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी लेता है एंड आपका वाटर यानी H2O से भी लेता है। यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन है, यहां पर भी क्या ऑक्सीजन है, तो इससे क्या है पौधा आपका लेता है। देन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पौधा कहां से लेता है, ये आपका लेता है H2O से, यानी कि वाटर से क्या है पौधा जो है आपका हाइड्रोजन को ले लेता है। तो इस वजह से ये जो है आपके इजिली अवेलेबल होते हैं नेचर के अंदर, और पौधे के अंदर क्या है, इनकी कमी भी आपकी नहीं होती है। वो मैंने बता दिया, एडवर्स कंडीशन हो तो बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई खेत है, उस खेत के अंदर अगर पानी भरकर खड़ा हो गया है, तो पौधों की जड़ों को सांस नहीं मिल पाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी वहां पर हो जाती है, क्योंकि उस पौधे के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनमें क्या है पानी भर जाता है, तो वहां पर आपकी ऑक्सीजन नहीं रहती है, तो वो बात अलग है। हालांकि इनकी कमी जो है देखने को नहीं मिलती है। तो ये फिलहाल जो आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों के बारे में इतना ही आपको पढ़ना है, और इतना ही क्या है सफिशिएंट है। बात समझ में आ चुकी है? चलो नेक्स्ट जो है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओगे प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके कौन कौन से होते हैं और पौधा इनको किस किस रूप में लेता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछ रहा हूँ। तो देखिए प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर सभी के आंसर यहाँ पर आ चुके हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन क्या है आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। देन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो पौधा जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में यानी NO3 नेगेटिव के रूप में लेता है। और ये बात मैंने पिछली क्लास के अंदर ही बताई थी कि मैक्सिमम प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को आपके क्या है नाइट्रेट रूप में ही क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। कुछ प्लांट जो है वो आपके क्या करते हैं, अमोनियम फॉर्म में भी नाइट्रोजन को लेते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल मैंने आपको इसके अंदर बताया था, जैसे कि आपका पैडी हो गया और जैसे कि आपका जूट हो गया। तो ये आपके कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं फॉस्फोरस की बात करता हूं, तो फॉस्फोरस जो है पौधा आपका प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट यानी H2PO4 नेगेटिव, H2PO4
नेगेटिव या फिर आपका HPO4 2 नेगेटिव, दो फॉर्म ही आपकी हैं। मेनली पौधा इस रूप में लेता है, देन उसके बाद इस रूप में लेता है। एक और फॉर्म भी होती है PO4 3 नेगेटिव, यानी टर्सरी ऑर्थोफॉस्फेट जिसे कहा जाता है। पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूं तो पौधा जो है आपका K पॉजिटिव के रूप में क्या करता है, इनको अपटेक करता है। यानी ये आपके तीनों के तीनों प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। ये वो रूप हो गए जिन रूप में क्या है पौधा आपका इनको अपटेक करता है। अब बात ये आ जाती है कि पौधा इनको लेता कहां से है, यानी इनको अपटेक कहां से करता है। तो बताओ भाई कहां से अपटेक करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सभी के सभी पौधे के द्वारा कहां से अपटेक किए जाते हैं, सोयल से अपटेक किए जाते हैं, यानी सोयल से अपटेक करता है। सोयल के अंदर भी मैं बात करूं तो सोयल सॉल्यूशन, ठीक है, सोयल सॉल्यूशन के रूप में वो क्या करता है, इनको लेता है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। तो ये तो आपकी बेसिक सी चीजें होंगी इनके बारे में। अब चलिए एक एक करके जानते हैं कि नाइट्रोजन का क्या रोल होता है, फास्फोरस का क्या रोल होता है और पोटेशियम का क्या रोल होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का क्या काम होता है या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला काम जो है नाइट्रोजन का क्या होता है, आप में से किसी को पता है भाई। और ये टॉपिक आपके ऐसे नहीं है जो आप आज पढ़ रहे हो, ये टॉपिक आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट, वहां पर भी आपने इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। और अगर आपने मुझसे पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यूट्यूब पर या पेड क्लास के अंदर, तो आपको पता होगा ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, है ना। तो आप लोगों ने ये पढ़ ली है सारी की सारी। बताओ नाइट्रोजन का क्या रोल होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का क्या रोल होता है। सबसे पहले आपको पता है कि जो ये पौधे आप देख रहे हो, ये प्लांट्स आपको ग्रीन नजर आते हैं। ग्रीन क्यों नजर आते हैं, ग्रीन इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट आपका क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। यानी कि प्लांट्स के अंदर क्या है, एक आपका ग्रीन पिगमेंट होता है ना। उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, उस ग्रीन पिगमेंट को जो है क्लोरोफिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, क्लोरोफिल जो है उसे कहा जाता है। ये जो क्लोरोफिल होता है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो, यानी अगर मैं इसके फॉर्मूले को अगर आपको बताऊं तो C55 H72 O5 N4 Mg, ये जनरली क्या है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है, इस तरीके डी भी होता है, ई भी होता है। इस तरीके से क्या अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। ये फिलहाल आपको क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आपका किसका है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। और इस क्लोरोफिल ए के फॉर्मूले में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपको 4 नाइट्रोजन नजर आ रही हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यानी ग्रीन पिगमेंट के लिए नाइट्रोजन ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होगा, यानी पौधे को अगर नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, ज्यादा नहीं सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, तो पौधे के अंदर क्या है, क्लोरोफिल आपका बनेगा। और क्लोरोफिल अगर बनेगा तो पौधे का रंग कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो यानी अगर क्लोरोफिल ज्यादा है तो पौधे का ग्रीन कलर ज्यादा होगा, यानी डार्क ग्रीन कलर, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, ठीक है, डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, कलर ऑफ प्लांट। तो वो उसके लिए आपका कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो आपका होता है नाइट्रोजन। ये फंक्शन हो गया। इसके साथ ही साथ जो आपका नाइट्रोजन होता है, ये बेसिकली क्या है, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है। यानी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है ना पौधे के अंदर, वो तेजी से क्या करता है, ग्रोथ करता है। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ। यानी कि पौधे के अंदर, हिंदी वाले बच्चे लिखते रहना भाई आप हिंदी में, ठीक है। रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है, यानी पौधे के अंदर जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, वानस्पतिक वृद्धि का मतलब समझ रहे हो, यानी पत्तियों का निकलना, टहनियों का निकलना, तने का बढ़ना, ये जो वानस्पतिक वृद्धि होती है ये बहुत तेजी से होती है। पौधे के अंदर 2 तरीके की ग्रोथ होती है, एक आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ, एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब ये है जब पौधों के अंदर क्या है, फूल या फल बनना स्टार्ट हो जाता है, वो आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। तो पौधे के अंदर क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से देखने को मिलती है। एक बात ही होगी। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिख लीजिए लीफी वेजिटेबल्स। अब लीफी वेजिटेबल्स का देखिए यहाँ पर क्या रोल है। जैसे आप मान लीजिए मार्केट के अंदर जनरली क्या लेने गए, पालक लेने गए या धनिया लेने गए या बथुआ लेने गए। तो आप पालक लेने गए, मान लो मार्केट में गए, आप पालक दे दीजिए, भैया से कहा भैया पालक दे दीजिए, भैया ने क्या करा, आपको पालक दे दी। और उसमें देखा कुछ पत्तियां जो है पीली थी, भैया ने, आपने क्या कहा, भैया ये पीली वाला ही रहने दीजिए, जो आपका हरी वाली जो पालक रखी है वो हरी वाली रखो। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ
पर ग्रीन कलर की जो पालक आपको नजर आ रही थी वो आपने ली। इसका मतलब क्या, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर वाली पालक क्या है, देखने में अच्छी लग रही थी और फ्रेश लग रही थी। यानी ग्रीन कलर किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है। और क्लोरोफिल किसकी वजह से बन रहा है, नाइट्रोजन की वजह से बन रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी क्वालिटी को क्या करता है, ये इनहेंस करता है, यानी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। क्वालिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, आपका नाइट्रोजन जो है बढ़ाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट रोल हो गया। इसके साथ ही साथ देखिए नाइट्रोजन का और क्या रोल होता है, तो नाइट्रोजन का रोल होता है इसके अलावा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स के बारे में आपने सुना होगा। अमीनो एसिड्स आपके क्या होते हैं, नहीं सुना है तो चलिए मैं बता देता हूं। देखो ये आपको यहाँ पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसके अंदर कार्बन है, कार्बन पे एक आपकी अल्कलाइल चेन लगी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत आपने। और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर देखिए अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ये यानी NH2 लगा हुआ है, और इधर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये NH2, ये जो अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इसके अंदर देखो नाइट्रोजन है कि नहीं है। तो यानी अमीनो एसिड के लिए भी क्या आपका नाइट्रोजन आपका चाहिए, और अमीनो एसिड से ही मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होगा, यानी अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया। इसके अलावा आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, बेसिकली आपका प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आपने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या है, सेल है, प्लांट सेल है, और ये क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, आपका लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये यहाँ पर भी क्या है, आपका कह लीजिए एक तरीके से लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला आपका साइटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस क्या आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, यही आपका क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें भी क्या है, आपका नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यानी नाइट्रोजन के द्वारा ही क्या है, ये बनता है। इसके साथ ही साथ आपका आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का मतलब है यहाँ पर RNA एंड DNA, यानी RNA एंड DNA जो होते हैं, RNA एंड DNA जो होते हैं, इनमें भी क्या है, आपका जो है तीन तरीके से ये आपका बनता है। यानी RNA DNA जो है, इसके अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। एक आपका फोस्फेटिक ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और आपका जो है पेंटोज शुगर होती है। तो नाइट्रोजनस बेस, उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो RNA और DNA यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन आपका होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, एंजाइम्स हो गए, एंड आपके को एंजाइम्स हो गए, एंड आपके को एंजाइम्स हो गए। तो ये एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स हैं, यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर भी क्या करता है, इन सभी के अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इन सभी में नाइट्रोजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये नाइट्रोजन का क्या है, फंक्शन आ जाता है। ठीक है, एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स क्या होते हैं, ये आपके इस तरीके के केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, या एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पर सभी में क्या है, आपका नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन सभी के अंदर क्या है, नाइट्रोजन जो है वो आपका क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये आपका क्या है, नाइट्रोजन का रोल आ जाता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन के और रोल की बात, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फोडर क्रॉप्स की। फोडर क्रॉप्स कौन सी होती है, फोडर क्रॉप्स यानी कि जो चारे वाली फसलें होती है, फोडर क्रॉप्स। ठीक है, तो फोडर क्रॉप्स यानी चारे वाली फसलें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, इसमें एग्जांपल इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका बरसीम। ठीक है, बरसीम आपकी क्या है, एक फोडर क्रॉप्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेज, यानी मक्का जो है, मक्का को हम एज अ ग्रेन पर्पज के लिए भी उगाते हैं और चारे के लिए भी क्या है, उसे उगाया जाता है। तो मक्का की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, फोडर वाली मक्का की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपका सोरगम हो गया। सोरगम जो है ये भी आपका क्या है, चारे के लिए जो है उगाया जाता है। यानी सोरगम, यहाँ पर मैं फोडर वाले सोरगम की बात कर रहा हूँ, चारे वाले सोरगम की बात कर रहा हूँ। तो इनमें आपका जानवरों को आप क्या खिलाते हो, इनका वेजिटेटिव पार्ट ही खिलाते हो। तो आपका नाइट्रोजन अगर ज़्यादा होगी तो इनकी ग्रोथ तेजी से होगी, और ग्रोथ तेजी से होगी तो चारा क्या है, आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी फोडर क्रॉप्स के अंदर ये क्या करता है, आपका प्रोडक्शन जो होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, या फिर कह लीजिए प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रोल आपके आ जाते हैं नाइट्रोजन के। किसके रोल है, नाइट्रोजन के ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट में, ब्रीफ में लिखा हुआ भी है
कि जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन के लिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए, क्लोरोफिल के लिए, कोएंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। देन इसके साथ डार्क ग्रीन कलर के लिए, देन रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ को भी क्या करता है, वो आपका प्रमोट करता है। हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। हालांकि जब मैं ये चीजें लिखवा रहा था तब मैं आपको हिंदी में भी चीजें रिपीट कर रहा था। ऑल क्लियर, सभी को समझ में आ चुका है। चलो अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के फंक्शन की बात हमने कर ली है। अब बात ये आ जाती है नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं, यानी पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो किस तरीके से दिखाई देता है पौधे के अंदर। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स या कमी के लक्षण पौधे के किस हिस्से पर दिखाई देते हैं। तो मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटेशियम, इन तीनों के कमी के जो लक्षण है पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। यानी नाइट्रोजन के कमी के लक्षण भी आपको क्या है, प्लांट्स के ओल्डर लीव्स पर, ठीक है, यानी ओल्डर लीव्स पर क्या है आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबसे पहली बात तो आप ये लिखोगे कि पौधे की पुरानी पत्तियों पर क्या है, इसके कमी के लक्षण जो है आपके दिखाई देंगे। बात समझे कि नहीं समझे। अब वो कमी के लक्षण होंगे कैसे, तो देखिए आपका नॉर्मल अगर मैं लीफ के स्ट्रक्चर की बात करता हूं या फिर पत्ती की संरचना की बात करता हूं तो इस तरीके से क्या है आपको लीफ कुछ नजर आती है। यानी ये क्या है आपकी लीफ जो है नजर यहां पर देखने को आपको मिल रही है। तो यहां पर क्या होता है, इस पत्ती के अंदर आपको इस तरीके से वी शेप क्लोरोसिस देखने को मिलती है। यानी जो पत्ती का टिप होता है वो इस तरीके से क्या है आपकी पीली पड़ जाती है, वी शेप। ये देखिए आपका वी शेप क्लोरोसिस क्या है आपको यहां पर देखने को मिल रही है ना। तो ये वी शेप जो क्लोरोसिस देखने को मिलती है वो किसकी वजह से होती है, वो आपकी नाइट्रोजन की कमी की वजह से होती है। देखो यहां पर ये आपको वी शेप नजर आ रहा है, ये आपको वी शेप नजर आ रहा है। तो ये वी शेप क्लोरोसिस जो है वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के कमी के लक्षण और क्या क्या होंगे बताओ। तो जो हमने उसके कार्यों के बारे में पढ़ा है, अगर आपका नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो सारे के सारे कार्य आपके बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जो डार्क ग्रीन कलर था पौधे का वो आपका कैसा हल्का हल्का पीला होने लगेगा, यानी डार्क ग्रीन कलर खत्म होने लगेगा। जो रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी वो आपकी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पौधे के अंदर जो प्रोटीन्स थे, अमीनो एसिड थे, एंजाइम्स थे, कोएंजाइम्स थे, प्रोटोप्लाज्म था, न्यूक्लिक एसिड था, वो आपका नहीं बनेगा। तो यही क्या है आपके सारे के सारे जो है नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स या कमी के लक्षण हो जाएंगे अगर आपको और ज्यादा लिखना है। बट मेन जो लक्षण है इसके कमी के वो क्या है कि पुरानी पत्ती के अंदर आपको वी शेप क्लोरोसिस जो है देखने को मिलती है, यानी वी शेप क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब यहां पर क्या होता है, क्लोरोसिस का मतलब होता है कि क्लोरोफिल जो है वो आपका गायब हो जाता है और पत्ती आपकी पीली दिखाई देने लगती है। उसे आप क्या कहते हो, क्लोरोसिस जो है कहते हो, या फिर हरितहीनता जो है उसे कहा जाता है। इतनी बात आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में हो गया। अब यहां पर देखो, जब जनरली क्या है पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी, जैसे मेरे अंदर विटामिन ए की कमी हुई तो मैं चश्मिश बन गया, सेम उसी तरीके से जब पौधे के अंदर क्या है नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे यहां पर क्या करेंगे आपके जो है उनके अंदर भी डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या है, यानी उनकी जो शारीरिक क्रियाएं होंगी या जो शारीरिक संरचना होती है उसके अंदर क्या है आपको नॉर्मल से डिफरेंट देखने को मिलेगी। नॉर्मल संरचना से डिफरेंट संरचना जो है यहां पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉलीफ्लावर बटनिंग, ये आपका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कॉलीफ्लावर के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो देखो नॉर्मल कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी जो होती है वो इतने साइज की होती है, इससे भी बड़े साइज की होती है। अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो जो फूल है ना वो बटन के आकार यानी छोटा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर बटन लगी हुई है ना, छोटी है बटन, तो बटन के आकार का इस तरीके से छोटा फूल दिखाई देता है, इसीलिए इसको कॉलीफ्लावर बटनिंग कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, पौधे की रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पौधे के अंदर जो है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड फलाना फलाना जो है नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से पौधा क्या है कमजोर हो जाएगा, आपका भूखमरी हो जाएगी उसके अंदर, यानी पौधा इस तरीके से कमजोर नजर आएगा, स्टारवेशन देखने को मिलता है। तो स्टारवेशन डिसऑर्डर जो है ये भी क्या है आपका नाइट्रोजन की कमी की वजह से ही होता है। तो ये था सारा का सारा नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के क्या कमी, नाइट्रोजन के क्या कार्य होते हैं, कैसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसके लिए डिसऑर्डर आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। ऑल क्लियर भाई सभी को,
है ना। तो सेशन को लाइक कर दो यार एक बार, है ना। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, आपके ये चैनल बहुत काम आएगा। इसके साथ ही साथ अगर मान लो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, वही बात बोल रहा हूँ दोबारा से भी, ठीक है। तो आपके ये काम आएगा, आप लोग इधर उधर के चैनल सब्सक्राइब करते फिरते हो, इसको भी रख लो भाई, आप लोगों के पढ़ाई में हेल्प करेगा ये, ठीक है। चलो तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉस्फोरस के बारे में, यानी फॉस्फोरस जो है उसके क्या काम होते हैं, उसका क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर फॉस्फोरस के इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस का जो रोल होता है या फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आपका क्या है, रूट डेवलपमेंट का। यानी फॉस्फोरस जनरली क्या करता है, रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, खासकर आपके जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं उनके अंदर, ठीक है। लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर क्या करता है, ये रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर अगर रूट डेवलप होगा तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पता होगा, आप लोगों ने अगर मुझसे चीज़ें पढ़ी हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, यानी जो दलहनी पौधे जो होते हैं, जैसे ये आपका एग्जाम्पल दाल का पौधा हो गया या किसी भी दलहन का पौधा लगा लो, है ना। आप इसको उड़द की दाल लगा लो या मूंग की दाल, जो भी आपको दाल लगानी हो, लेग्यूम प्लांट है। तो लेग्यूम प्लांट अगर आपने कभी देखा है तो देखा होगा उसकी जड़ में क्या है, इस तरीके के नोड्यूल यानी गांठ देखने को मिलती है। ये नोड्यूल जो आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस तरीके की गांठ दिखाई देते हैं, जैसा आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हो। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें आपका कहा जाता है नोड्यूल। इन्हें क्या कहा जाता है, नोड्यूल कहा जाता है, यानी इन्हें गांठ जो है इन्हें बोला जाता है, रूट नोड्यूल इन्हें कहते हैं। जो ये गांठ दिखाई दे रही है, रूट नोड्यूल दिखाई दे रही है, इनके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का भाई, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, इनके अंदर आपका रहता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये एक्चुअल में क्या करता है, आपका जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है। यानी पौधे की जड़ों में उसका क्या करता है, ये फिक्सेशन करता है, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर फिक्सेशन हो रहा है। जो ये नाइट्रोजन आपकी फिक्स की जा रही है इस बैक्टीरिया के द्वारा, वो आपकी की जाती है नाइट्रेट के रूप में। यानी हालांकि होती तो वो आपकी कार्बनिक फॉर्म में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है, बाद में वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी नाइट्रेट रूप में बदलती है। और फिर पौधा क्या करता है, उसको अपटेक करता है। बदले में पौधा क्या मदद कर रहा है, बदले में पौधा जो है इसको रहने के लिए जगह दे रहा है, प्लस ये पौधा खाना आपका खुद बनाता है। तो जो भी आपका इस राइजोबियम बैक्टीरिया को जो फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, वो भी आपका क्या है, पौधे से मिलती है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए क्या करते हैं, अपने जीवन चक्र को या जीवन साइकिल को पूरा करते हैं। तो इसे हम क्या कह देते हैं, सिम्बायोसिस कह देते हैं। तो यानी सिम्बायोसिस प्रोसेस के थ्रू यह क्या करता है, आपका बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो अब यहाँ पर देखो फॉस्फोरस का क्या रोल है। यहाँ पर ये जड़ में क्या हो रहा है, आपका नोड्यूल बन रहा है। अगर क्या होगा, रूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यही रूट है, ठीक है, इसकी ग्रोथ क्या होगी, अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, इस तरीके से ये रूट की ग्रोथ क्या होगी, अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो नोड्यूल बन रहे थे यानी जो गांठ बन रही थी वो आपकी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि जड़ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है रूट भी, नोड्यूल भी ज़्यादा बनेंगे। और नोड्यूल अगर ज़्यादा बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नाइट्रोजन की फिक्सेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, आपका फॉस्फोरस का पहला फंक्शन आ जाता है या कार्य आ जाता है। देन इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन या नेक्स्ट कार्य जो फॉस्फोरस का रहता है वो आपका क्या रहता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है आपका, है ना। न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी मैंने पीछे भी आपको बताए थे। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपके बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आरएनए एंड जो है आपका डीएनए। तो आरएनए एंड डीएनए जो है इसमें भी आपका, जैसा कि मैंने बताया था, नाइट्रोजनस बेस होता है। इसके अलावा फोस्फेटिक ग्रुप होता है और पेंटोज शुगर होती है। तो फोस्फेटिक ग्रुप वहां पर आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी क्या है, फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर रहता है। ये आपके फॉस्फोरस का काम हो गया। इसके अलावा फॉस्फोरस का और क्या काम है, तो देखो जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
क्या है, खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब वो फूड जो बनाते हैं वो एकदम से खुद के लिए तो इस्तेमाल कर नहीं लेते हैं, यानी एकदम से तो वो एनर्जी का इस्तेमाल करते नहीं है, वो उस फूड को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, या फिर कह लीजिए उनके बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी जो है वो स्टोर कर ली जाती है। और जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपकी होती है एडीपी के रूप में, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। लिख लो क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के रूप में वो क्या करते हैं, आपके एनर्जी को स्टोर करते हैं। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आपका मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए ठीक है, एडिनोसाइन लिख लो भाई, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के रूप में क्या करते हैं, प्लांट जो है वो जनरली क्या करते हैं, फास्फोरस को स्टोर कर लेते हैं। ये आपका जो है एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, यानी पौधों ने क्या किया है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया। भाई कहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। पौधों ने क्या किया, ये अपने बॉडी के अंदर जो है स्टोर कर लिया है, ठीक है। पौधों ने क्या किया है, ये अपने अंदर जो है एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, बट ये पौधे अभी यूज नहीं कर रहे हैं। जब पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं तब वो किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, एटीपी के रूप में करते हैं, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में करते हैं। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए यहाँ पर डाइफॉस्फेट है यानी 2 फॉस्फोरस है, और यहाँ ट्राइफॉस्फेट है यानी कि 3 फॉस्फोरस है, तो एक फॉस्फोरस इसके अंदर आपका क्या होता है, और ऐड हो जाता है, तब जाके ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट होता है, और यही एनर्जी जो है पौधे के द्वारा यूज की जाती है। तो यानी एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए, फॉस्फोरस ने क्या किया है, एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है, और वही एनर्जी क्या है, पौधे को अवेलेबल होती है। तो इसीलिए हम इस एलिमेंट को एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से भी क्या है, इस एलिमेंट को जाना जाता है। इसके अलावा ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमें सांस लेनी है या काम करना है, कुछ भी चीज़ करनी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। पौधों को भी सेम टू सेम कुछ भी काम करना है, कुछ भी कार्य करना है, तो उन्हें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। और वो एनर्जी कौन दे रहा है, आपका फॉस्फोरस दे रहा है। यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो फॉस्फोरस जो है वो एनर्जी का सोर्स है, यानी जीवन जो है इसी की वजह से पॉसिबल है। तो इसीलिए फॉस्फोरस को हम किस नाम से जानते हैं, यानी इसे हम आल्सो कॉल्ड की ऑफ लाइफ, इसे जनरली क्या है, की ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, यानी जीवन की कुंजी के नाम से भी क्या है, हम इसे जानते हैं। की ऑफ लाइफ के नाम से भी क्या है, इसे आपका जाना जाता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका इसका फंक्शन क्या होता है, अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपने फसल को लगाया, फसल को लगाने के बाद उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसके बाद उसके अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आएगी। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के समय एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि फूल आएंगे, देन उसके बाद उसके में बीज बनेगा, वो बीज क्या आपका मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, और उसके बाद क्या करोगे, फसल को आप हार्वेस्ट करोगे। तो जितनी जल्दी जल्दी क्या पौधे को एनर्जी मिलेगी, आपका पौधा अपने जीवन चक्र को उतनी जल्दी पूरी करेगा, सीड की मैच्योरिटी उतनी जल्दी उसके अंदर होगी, तो यानी फसल क्या है, जल्दी परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो अर्ली मैच्योरिटी के अंदर भी फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो आपके सीड्स होते हैं, यानी जो बीज होते हैं, इन बीज के अंदर फॉस्फोरस जो है आपका फाइटीन के रूप में क्या है, स्टोर होता है। यानी फाइटीन जो है आपका ये फॉस्फोरस का ही एक कंपाउंड है, इस रूप में क्या है, सीड के अंदर जो है स्टोर होता है। तो सीड के अंदर फॉस्फोरस आपका फाइटीन के रूप में क्या है, स्टोर होता है। ये भी क्या है, इसका एक फंक्शन आ जाता है, इंपॉर्टेंट कार्य आ जाता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, फॉस्फोरस के हैं, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। क्लियर हो चुका है सभी बच्चों को, बताओ। फॉस्फोरस के फंक्शन क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, रूट डेवलपमेंट को इनहेंस करता है, ग्रेन मैच्योरिटी, अर्ली ग्रेन मैच्योरिटी, न्यूक्लिक एसिड एनर्जी ट्रांसफर यानी कि एडीपी से एटीपी के अंदर कन्वर्ट करना, ये इसका काम है। देन सीड के अंदर जो आपका फाइटीन के रूप में स्टोर होता है, और इसे हम की ऑफ लाइफ के नाम से भी, यानी जीवन की कुंजी के नाम से भी क्या है, इसे जानते हैं। और एनर्जी करेंसी के नाम से भी क्या है, इसी को आपका जाना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये आपके फंक्शन की बात होगी, कार्यों की बात होगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फास्फोरस की पौधे के अंदर जब कमी होती है तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात, फास्फोरस के कमी के लक्षण भी पौधे के अंदर क्या है, आपके ओल्डर लीव्स, यानी पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं वहीं पर क्या है, आपको दिखाई देंगे। लेकिन कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, तो पत्तियां जो है वो आपकी पर्पल कलर की नजर आती है, यानी पर्पल लीव्स क्या है, आपको देखने को मिलती है। खासकर ये आपके पर्पल जो सिम्टम्स हैं, ये आपके मेज यानी मक्का के अंदर क्या है, देखने को मिलते हैं। ये देखिए मक्का का पौधा दिखाया गया है, और इसकी पत्तियां अगर आप देखोगे हरी की जगह कैसी नजर आ रही है, आपको पर्पल नजर आ रही है। तो ये जो
पर्पल कलर है ये आपका फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से ही देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या फॉस्फोरस के डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होंगे, तो सेम वही जो उसके कार्य हैं, अगर फॉस्फोरस नहीं मिला तो वो कार्य नहीं होंगे, यानी आपका एनर्जी नहीं मिलेगी, लेट मैच्योरिटी होगी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके, और भी मिला के आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो ये आपका यहां पर हो चुका है डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट डिसऑर्डर की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो देखिए इसकी वजह से एक कॉटन जो है, यानी जो कपास आपकी होती है, ठीक है, कॉटन आपकी फसल है, यानी कि कॉटन के बारे में आपने सुना होगा जिसे हम कपास कहते हैं। कॉटन को हम क्या बोलते हैं, कपास जिसे कहा जाता है। कपास की खेती आपकी कही जाती है और इसी से हमें क्या मिलती है, रुई मिलती है, जिससे आपका कपड़ा बनता है आगे चल के, है ना। तो कॉटन की अगर लीफ अगर आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉटन की लीफ जो है कुछ इस तरीके की क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो कॉटन की लीफ होती है वो क्या है कुछ इस तरीके की क्या है आपको देखने को मिलती है, यानी इस तरीके की लीफ क्या है उसकी पाई जाती है। जो कपास की पत्ती होती है ना, उसकी कुछ लीफ जो है यानी कि इस तरीके की संरचना होती है। लेकिन अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो कपास की पत्ती जो है इस तरीके से देखिए उसके अंदर विकार देखने को मिलता है, यानी इस तरीके का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये पत्ती आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये पत्ती आपको ऐसी दिखाई दे रही है जैसे जनरली क्या है आपका हसिया हो या फिर कह लीजिए आपकी दरांती हो, है ना। हसिया या फिर दरांती की बात कर लेते, जैसे ये हैंडल हो गया, हसिया या दरांती आपने देखा होगा, इस तरीके का क्या है वो आपका दिखाई देता है। यानी ये आपको सिक्कल, इसे हम क्या बोल देंगे, सिक्कल बोल देंगे। सिक्कल की तरह क्या है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, हंसिए की तरह आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो पत्ती आपकी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सिक्कल लीफ ऑफ कॉटन कहा गया है। तो सिक्कल लीफ ऑफ कॉटन जो है वो आपकी फॉस्फोरस की कमी की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से, फॉस्फोरस की कमी की वजह से क्या है आपको ये देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। चलो, तो यहां पर फॉस्फोरस की भी कमी आपको समझ में आ चुकी है और उसके डिसऑर्डर भी समझ में आ गए। अब बात आ जाती है पोटेशियम की। तो पोटेशियम के बारे में अब हमका टाइम हो चुका है। पोटेशियम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। फिलहाल जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इस सब्जेक्ट को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं तो पेड बैच के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट मैंने करवा दिया है। आप वहां पर पढ़ सकते हो, बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो। तो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का बैच है जहां पर आपको कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, जो आपके चल रहे हैं वो आपको लाइव मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्लास नोट दिए जाएंगे, यानी ये पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको A4 साइज पीडीएफ और मिलेगी जहां पर आपके डिटेल्ड नोट्स होते हैं। उनको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो, अपने पास रख सकते हो हमेशा के लिए। टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहां पर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, पेपर सॉल्व आपको करवाए जाएंगे। 6 महीने की वैलिडिटी आपकी रहने वाली है। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की, तो एक बार मैं ऑनेस्ट आपको बता देता हूं कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं, कौन से हो चुके हैं और कौन से अभी स्टार्ट होंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है कि सर 6 महीने के अंदर आप सारा का सारा सिलेबस कैसे करवा सकते हो। तो बेटा कॉलेज के अंदर आपकी कंटिन्यू क्लास नहीं चलती है, लेकिन पेड बैच के अंदर आपको यहाँ पर 6 की 6 दिन क्लासेस कंटिन्यूस मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और एक टीचर नहीं, यहाँ पर आपको डिफरेंट टीचर जो है पढ़ा रहे हैं। तो जैसे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी ये आपका भी स्टार्ट होना अभी हुआ नहीं है, ये सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्रॉप फिजियोलॉजी भी आपका जस्ट अभी सब्जेक्ट स्टार्ट होना है। इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके अभी स्टार्ट होने को है, जो कि 2-4 दिन के अंदर आपके हो जाएंगे। यानी आपके एग्जाम से पहले सिलेबस आपको करवाया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपके मिड टर्म तक आपका एग्जाम यहाँ पर सिलेबस करवाया जाएगा। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी चल रहा है, एंटोमोलॉजी ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा सिलेबस आपका हो चुका है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन चल रहा है, मेट्रोलॉजी चल रहा है, इन दोनों को भी ऑलमोस्ट आधा सब्जेक्ट आपका सिलेबस हो चुका है। सॉइल फर्टिलिटी कंप्लीट हो गया है, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट चल रहा है, ये वाला भी चल रहा है, ये वाला भी चल रहा है और ये वाला भी चल रहा है। यानी सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। ये 3 अभी आपके स्टार्ट होने को हैं, जो बहुत ही जल्द आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो ऑनेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका फैसला है, आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारे साथ इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लॉगिन करते समय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लोगे, इस तरीके की ऐप खुलकर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर बॉटम में स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सर्च कर लेना और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, बैच आपको नजर आ जाएगा। एनरोल करने के लिए Y1021 कूपन कोड आपको लगाना है, प्लस कॉइंस आपको यूज करने, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपल जो है
क्रोम पर जाइएगा, अड्डा 24/7 सर्च करिए, पहली वेबसाइट पर जाइए, ऑल कोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर में जाना है। ये रहा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, यहाँ पर देखो सेकंड सेमेस्टर का ये बैच आपको नजर आ जाएगा। और ये सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 14 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं वो 14 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप यहाँ पर मैच कर लेना, वही 14 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो डिस्काउंट के लिए आपको मोर ऑफर पर जाना है, Y1021 कूपन कोड यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, Y1021 जैसे ही आप कूपन कोड यहाँ पर लगाओगे, देखो Y1021 मैंने टाइप कर दिया, अप्लाई करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी एनरोल करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। ठीक है, यूट्यूब पर आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो बेटा थोड़ा डिले हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बाकी सब्जेक्ट भी आपको नहीं मिल पा रहे। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ एनरोल कर सकते हो, बाकी फैसला आपका है, जैसा भी आप डिसीजन लेना चाहें। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप, कोई सवाल पूछना है टेलीग्राम ग्रुप, कोई डाउट है टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आपको मान लीजिए बैच के अंदर एनरोल करने में दिक्कत हो रही है या और जानकारी चाहिए बैच के बारे में, तो हम बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, तो आप हमसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चर बाय अमन सर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मेरे पुरानी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या ये क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया हुआ नजर आएगा, तो आप एनरोल कर लेना। ठीक है, और ये आपका नंबर है, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको बैच के अंदर कोई एनरोल करने में दिक्कत हो रही है। तो पहले तो मैं हूं, अदरवाइज बात में आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब जाते जाते आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहना। ऑल द बेस्ट।